जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। अमेरिका ने मई 2011 में उसामा बिन लादेन को मारा था और उसके बाद से अल-कायदा की कमान अल-जवाहिरी के पास ही थी। इससे पहले अल-जवाहिरी को उसामा बिन लादेन का दाहिना हाथ माना जाता था। जवाहिरी की पहचान अल-कायदा के मेन थिंकर के तौर पर भी थी। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में ट्विन टावर पर हमले के पीछे अल-जवाहिरी का ही दिमाग माना जाता है। अल-जवाहिरी और उसामा बिन लादेन ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और 2001 में 11 सितंबर के हमले को अंजाम दिया था। इस हमले के तकरीबन एक दशक के बाद उसामा को मारने में अमेरिका को कामयाबी मिली थी। उसामा के बाद अल-कायदा पूरी तरह से अल-जवाहिरी के हाथों में आ गया था, लेकिन उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल-जवाहिरी के पास कुछ बचा नहीं था। कभी कभार कुछ बयान जारी कर दिए जाते थे और अब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कंफर्म किया है कि संडे को अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल में एक ऑपरेशन चलाया था और इसी ऑपरेशन में अल-जवाहिरी की मौत हो गई है। तो आपको बता दूं कि 2011 में जब उसामा बिन लादेन को मारा गया था तब जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे। अब उन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर अल-कायदा के दूसरे अहम नेता के मारे जाने का ऐलान किया है। अमेरिकन ऑफिसर्स का कहना है कि जवाहिरी एक महफूज घर की बालकनी में थे, तभी ड्रोन के जरिए 2 मिसाइलें दागी गईं। जवाहिरी के फैमिली के लोग भी घर में थे, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अल-जवाहिरी को अमेरिका मोस्ट वांटेड आतंकवादी मानता था और 2001 में 22 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में उसे रखा था। अमेरिका ने अल-जवाहिरी पर $2.5 करोड़ का इनाम भी रखा था। जो बाइडेन ने कहा है कि अल-कायदा नेता के मारे जाने से 2001 में 9/11 के हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों को राहत मिली होगी। तो वहीं तालिबान ने अमेरिका के इस ऑपरेशन को इंटरनेशनल रूल्स और प्रिंसिपल्स का खुला वायलेशन बताया है। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि पिछले 20 सालों में ऐसी कार्रवाइयां नाकाम एक्सपीरियंसेस का दोहराव है और ये अमेरिकी इंटरेस्ट के खिलाफ है। खैर, इंटरनेशनल सियासी बाजार अटकलों से गर्म है और माना जा रहा है कि तालिबान को अल-जवाहिरी की काबुल में मौजूदगी का पता था और उसे हर तरह की मदद दी जा रही थी। अमेरिकी ऑफिसर्स का कहना है कि काबुल के जिस घर में अल-जवाहिरी को ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया, उसमें बाद में तालिबान के हाई लेवल के ऑफिसर्स गए और ये छुपाने की कोशिश करी गई कि वहाँ कोई मौजूद था। हालांकि जानकारों के मुताबिक तालिबान और अल-कायदा लंबे वक्त से सहयोगी रहे थे। अमेरिकी ऑफिसर्स का कहना है कि तालिबान को पता था कि अल-जवाहिरी काबुल में मौजूद है। जो बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान को वो फिर से आतंकवादियों का अड्डा बनने नहीं देंगे। खैर, अब अमेरिका अल-जवाहिरी के मारे जाने को जीत के तौर पर देख रहा है, जबकि पिछले साल ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से बिना कोई ठोस मकसद हासिल करे अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया था। कहा जा रहा है कि अल-जवाहिरी पहले के मुकाबले अब कमज़ोर हो गए थे। अब इस्लामिक स्टेट के सामने अल-कायदा की कोई पूछ भी नहीं थी। हो सकता है कि अल-कायदा का कोई एक नया नेता उभरे, लेकिन अपनी पुरानी लीडरशिप के मुकाबले में अल-जवाहिरी का अब कोई असर बाकी नहीं रह गया था। काबुल में अल-जवाहिरी के मारे जाने से इस बात का भी अंदाज़ा मिलता है कि अफ़गानिस्तान की अहमियत बनी हुई है। तालिबान के आने से यहाँ इस्लामिक ग्रुप्स को महफूज ठिकाना मिल सकता है,
लेकिन अमेरिका ने भी दिखा दिया है कि वो भले ही ज़मीन पर नहीं है, लेकिन दूर से भी वो हमला कर सकता है। अफगानिस्तान से पिछले साल ही प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया था। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के ठीक एक साल बाद अल ज़वाहिरी को जो बाइडेन ने मारने की मंजूरी दी। 2020 में तालिबान ने अमेरिका के साथ एक पीस समझौता किया था, जिसमें उसने वादा किया था कि वो अपने मुल्क में अल-कायदा को पनाह नहीं देगा। उसने किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को पनाह नहीं देने की बात कही थी। वैसे जनवरी 2006 में भी अमेरिका ने अफगानिस्तान से लगी पाकिस्तान की सरहद पर मिसाइल से हमला किया था और इस हमले में अल-कायदा के 4 मेंबर्स मारे गए थे, लेकिन अल-ज़वाहिरी बच गए थे। हमले के 2 हफ्ते के बाद अल-ज़वाहिरी का एक वीडियो सामने आया था और उन्होंने उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को धमकी देते हुए कहा था कि दुनिया की सारी ताकत उनके पास नहीं है। तो दोस्तों, अल-ज़वाहिरी की पैदाइश इजिप्ट की राजधानी काहिरा में 19 जून 1951 को हुई थी। उनकी फैमिली में ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स और स्कॉलर्स थे। अल-ज़वाहिरी के दादा राबिया अल-ज़वाहिरी मिडिल ईस्ट में सुन्नी इस्लामिक स्टडी सेंटर अल अज़हर के ग्रैंड इमाम थे। उनके चाचा अरब लीग के पहले महासचिव थे। ज़वाहिरी जब स्कूल में ही थे तभी इस्लाम की सियासत में वो शामिल हो गए थे। 15 साल की उम्र में उन्हें गैर कानूनी मुस्लिम ब्रदरहुड के मेंबर होने के चलते गिरफ्तार कर लिया गया था। मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट का पुराना और बड़ा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। खैर, अल-ज़वाहिरी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ काहिरा यूनिवर्सिटी में उनके मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई में रुकावट नहीं बनी। 1974 में यहाँ से मेडिसिन में उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर यहीं से 4 साल बाद सर्जरी में मास्टर की पढ़ाई करी। अल-ज़वाहिरी के पिता मोहम्मद की मौत 1995 में हुई थी। वो काहिरा यूनिवर्सिटी में ही फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर थे। अल-ज़वाहिरी ने शुरुआत में अपनी फैमिली के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए काहिरा में एक मेडिकल क्लिनिक खोला, लेकिन जल्दी वो इस्लामिक ग्रुप्स के इन्फ्लुएंस में आ गए। ये ग्रुप्स मिस्र की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे थे। 1973 में इजिप्ट में इस्लामिक जिहाद पनपा और अल-ज़वाहिरी इसमें शामिल हो गए। 1981 में इजिप्ट के उस वक्त के प्रेसिडेंट अनवर सदात की एक फौजी परेड में हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले सस्पेक्ट्स में इजिप्ट के इस्लामिक जिहाद के लोग शामिल थे और ये सैकड़ों की तादाद में सेना के यूनिफॉर्म में थे। इसमें अल-ज़वाहिरी भी शामिल थे। दरअसल अनवर सदात ने इजराइल के साथ एक पीस समझौते पर सिग्नेचर करे थे। इसे लेकर इस्लामिक एक्टिविस्ट नाराज थे। अनवर सदात की हत्या के बाद अदालत में सुनवाई के दौरान अल-ज़वाहिरी गिरफ्तार करे गए लोगों के नेता के तौर पर उभरे। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम मुसलमान हैं और अपने मजहब में भरोसा रखते हैं। हम एक इस्लामिक मुल्क और सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अल-ज़वाहिरी को अनवर सदात की हत्या के मामले में बरी कर दिया गया था, लेकिन इल्लीगल हथियार रखने के मामले में उन्हें गुनहगार ठहराया गया और इस मामले में उन्हें 3 साल की कैद मिली थी। अल-ज़वाहिरी के साथ रहे कैदियों के मुताबिक ज़वाहिरी को जेल में काफ़ी टॉर्चर झेलना पड़ा था। कहा जा रहा है कि जेल के ख़राब एक्सपीरियंसेस ने ही उन्हें पूरी तरह से बदल दिया था और वो वायलेंट इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट बन गए। 1985 में जेल से रिहा होने के बाद अल-ज़वाहिरी सऊदी अरब चले गए। सऊदी अरब के बाद वो पाकिस्तान के शहर पेशावर गए और फिर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान में ही उन्होंने मिस्र इस्लामिक जिहाद के एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के कंट्रोल के दौरान वो डॉक्टर का काम करते रहे। 1992 में फिर से उभार के बाद अल-ज़वाहिरी ने इजिप्ट इस्लामिक जिहाद की कमान अपने हाथों में ले ली। इजिप्ट में सरकार के मंत्रियों और प्रधानमंत्री आतिफ सिद्दीकी पर हमलों में इस ऑर्गेनाइजेशन का अहम रोल माना जाता रहा है और अल-ज़वाहिरी को इसका मास्टरमाइंड माना गया।
इस ग्रुप के ऑपरेशन के चलते ही वहां की सरकार गिरी और 1990 के दशक के मिडिल में मिस्र इस्लामिक स्टेट बना। इस ऑपरेशन में इजिप्ट के 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन की वापसी के दौरान माना जाता है कि अल जवाहिरी बुल्गारिया, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड में रह रहे थे। कई बार फर्जी पासपोर्ट्स के जरिए बाल्कन्स, ऑस्ट्रिया, यमन, इराक और फिलीपींस का भी उन्होंने दौरा किया। अल जवाहिरी दिसंबर 1996 में 6 महीने तक रूसी हिरासत में भी रहे थे। वो बिना वैलिड वीजे के चचन्या में पकड़े गए। कहा जाता है कि अल जवाहिरी ने ही लिखा था कि रूसी एडमिनिस्ट्रेशन उनका अरबी लुक समझने में नाकाम रहा था और ऐसे में वो अपनी पहचान छुपाने में कामयाब रहे थे। माना जाता है कि 1997 में अल जवाहिरी अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर चले गए थे। वहीं ओसामा बिन लादेन का ठिकाना था। 1 साल बाद इजिप्ट इस्लामिक जिहाद 5 दूसरे एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप्स के साथ आ गया। इसमें ओसामा बिन लादेन का अल कायदा भी शामिल था। इन सभी को मिलाकर वर्ल्ड इस्लामिक फ्रंट बना। इसका मकसद यहूदियों और ईसाइयों के खिलाफ जिहाद था। पहले ही ऐलान में इस ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिकी नागरिकों को मारने के लिए फतवा जारी किया। 6 महीने बाद ही एक साथ कई हमले हुए। कीनिया और तंजानिया में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ और इसमें तकरीबन 223 लोगों की मौत हुई। अल जवाहिरी के सैटेलाइट टेलीफोन पर हुई बातचीत को सबूत के तौर पर पेश किया गया और माना जाता है कि बिन लादेन और अल कायदा इस हमले के पीछे थे। और अब अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने अल कायदा के चीफ ऐमन अल जवाहिरी के मारे जाने पर कहा है कि इसके बाद अब दुनिया और सेफ हुई है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अफगानिस्तान से पैदा हो रहे आतंकवादी खतरों के खिलाफ कार्रवाई करने का उनका अपना कमिटमेंट पूरा हो गया है। एंटनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि अल जवाहिरी को पनाह देकर तालिबान ने दोहा समझौते का वायलेशन किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो दोस्तों, सियासी तमाशा ये है कि ऐमन अल जवाहिरी की मौत के बाद एक बार फिर अमेरिका और तालिबान आमने सामने आ चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।